चलिए पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं अभी के लिए। पहले भी मैंने बता दिया 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला होगा। टोटल मार्क्स होंगे इसमें 60। 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन ए में होंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन बी रहने वाला है हमारे लिए सब्जेक्टिव। यानी सेक्शन ए जो 30 मार्क्स का रहने वाला है हमारे लिए, सेक्शन ए रहने वाला है 30 मार्क्स का, और सेम इसी तरीके से सेक्शन बी रहने वाला है आपके लिए 30 मार्क्स का। और सेक्शन ए और बी में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप तुक्के लगाते हैं, सही होते हैं, तो आपको एक तरीके से उनके जो अंक है आप अपने लिए एक तरीके से बोनस ट्रीट करके चल सकते हैं। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस थी। आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी के लिए हमारे जो भी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 6 के 6 बेस्ड होंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट मैंने हालांकि कवर नहीं किया है, केवल 2 ही वीडियो कवर करने का मेरे को टाइम मिला था। आप चाहें तो अदर चैनल्स पे ये वीडियो आपको इजीली मिल सकती है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी आसान ही रहने वाला है। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। पहले एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस का आपको टाइप बताना है किस तरीके का, किस टाइप का ये सेंटेंस है। रीडिंग मैथोलॉजी विल मेक यू मोर अवेयर। पढ़ना पढ़ने के तौर तरीके आपको और ज़्यादा अवेयर करते हैं। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, इसको आपने गेस करना है। तो ये एक तरीके का डिक्लेरेटिव यानी एक डिक्लेरेशन इसमें दी गई है। ठीक है, इसमें इंटेरोगेटिव कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क इसमें रहता। एक्सक्लेमेटरी कोई ऐसा भाव नहीं दिया गया जो एक्सक्लेमेटरी हो। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होता तो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया होता। देन नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इनमें से आपने डिसाइड करना है, इज ए क्लस्टर ऑफ थॉट फीलिंग्स बिहेवियर्स दैट मेक ए पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी ही इसमें एक तरीके से विचारों का, आपकी भावनाओं का, आपके बिहेवियर का एक तरीके से थॉट प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनैलिटी। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ द 5 फैक्टर मॉडल। 5 फैक्टर मॉडल का कौन सा इनमें से एक सही फैक्टर नहीं है। तो इसके बारे में क्यों ना सर्च कर लिया जाए, क्योंकि मेरे को भी इसका अभी थोड़ा आइडिया नहीं है। तो ये 5 ऑप्शन इनमें से आपके हो सकते हैं 5 फैक्टर मॉडल के लिए। तो कहने का मीनिंग इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए राइट हो सकता है, वो होगा आपका सेल्फ अवेयरनेस। फिर फिर एक प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बोल्ड। बोल्ड यानी स्प्रेडशीट में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट बनाएंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट होगा बी से कंट्रोल बी। ठीक है, इसीलिए यदि टेक्स्ट को इटालिक फॉर्म में करना है तो कंट्रोल प्लस आई, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू। तो ये टेक्स्ट एक तरीके से शॉर्टकट की का यूज़ आप कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड की किसी फाइल में भी किया जा सकता है। पीपीटी बनाते हुए भी इन्हीं सेम शॉर्टकट कीज का आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल एंड क्विक डिसीजन। ठीक है, तो ये जो आपकी स्किल कहलाएगी, एबिलिटी कहलाएगी, ये होगी आपकी डिसीजननेस। ठीक है, देन पूछा गया है सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होगी एक तरीके से नेचुरल गैस। इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर नेशनल गैस नहीं होगा, और ये कंप्रेस्ड नेशनल नेशनल, अच्छा ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट बात करते हैं, कलेक्शन डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कलेक्शन डेवलपमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने अपने नोट्स में कवर नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर मैंने सर्च किया तो ये है आपके लिए 1980। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ माइक्रोफिल्म मटेरियल। माइक्रोफिल्म मटेरियल का कौन सा इनमें से कोई एक पार्ट नहीं है। तो इसका आपके लिए राइट आंसर होगा मैग्नेटिक टेप्स। पॉलिसी इज ए गाइडबुक और लाइब्रेरी फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज।
लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन सोर्सेज, बुक्स या फिर रीडिंग मटेरियल को एक्वायर करने की जो पॉलिसी या गाइड बुक है, वो किसके एक तरीके से हम कह सकते हैं अधीन आएगी, कौन से लाइब्रेरी के सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये हमारे एक्विजिशन सेक्शन में हम देखते हैं, एक्विजिशन की पॉलिसीज बनाते हैं जिसमें हम कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी भी बनाते हैं, जिसके अंतर्गत इसी पॉलिसी के अंतर्गत हम लाइब्रेरी में कोई भी रीडिंग मटेरियल है उसको परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा गया, बुक्स आर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर। लाइब्रेरी में बुक्स की अरेंजमेंट किस तरीके से की जाती है शेल्फ पे। तो ये प्रश्न मैंने बहुत बार करवाया था, काफी बच्चे इसमें एक सेशन नंबर आंसर लिख के आते हैं, जो कि गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा कोल नंबर। लाइब्रेरी में बुक्स का जो अरेंजमेंट है उनके कोल नंबर, क्योंकि कोल नंबर ही उनका एक तरीके से लोकेशन नंबर होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। यदि इसमें से कोल नंबर एब्सेंट हो, कई बार ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो लाइब्रेरी में किस तरीके से बुक्स को अरेंज किया जाता है, तो हम सब्जेक्ट वाइज भी कह सकते हैं। यदि कोल नंबर ऑप्शन नहीं हो तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में बात की गई है। और कोल नंबर हम जानते हैं तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम सीबीसी से याद रख सकते हैं। पहला क्लास नंबर, दूसरा बुक नंबर, तीसरा कलेक्शन नंबर। तो कोल नंबर इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर इनमें से पूछा कि इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए जो डिटरमाइनिंग का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉब एनालिसिस, क्योंकि ये मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस क्या है। जॉब एनालिसिस पहले किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बाद की प्रक्रिया है। जॉब एनालिसिस में ये पता लगाया जाता है भी हमें एक संस्था को चलाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है, उनसे हम किस किस तरीके के काम लिए जा सकते हैं। और बाद में जब ये डिसाइड हो जाता है, तो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को जब अपॉइंट कर लिया जाता है, तो अपॉइंट करते समय ये हम उसको एक ड्यूटीज जो देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे लिए कहलाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। फिर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट डेजिग्नेशन फॉल अंडर द विच कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमें पूछा गया है भी इनमें से कौन सी तरीके की लाइब्रेरी में हम सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट को एक तरीके से डेजिग्नेट करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सी लाइब्रेरी में। तो नॉर्मली देखा गया है एकेडमिक जो लाइब्रेरीज होती है, खास करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की प्लेसमेंट ज़्यादा की जाती है, अपने यहाँ लाइब्रेरी को हाउसकीपिंग की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उनको इंगेज करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे लिए, द एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड और मटेरियल एक्वायर्ड बाय द लाइब्रेरी आर द बजटरी एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन बाय। तो इसका आप खुद से देख लीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर पूछा गया है इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, इनमें से ग्रुपिंग का प्रोसेस क्या है। तो क्लासिफिकेशन इसका राइट आंसर होगा। क्लासिफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना और जो चीज़ें अनलाइक है उनको डिफरेंट ग्रुप में बांटना। तो ये हमारे लिए क्लासिफिकेशन है। इसमें हम हमारी लाइब्रेरी में करते क्या है, हर सारी बुक्स को सब्जेक्ट वाइज यानी एक जैसे सब्जेक्ट को एक तरफ एक शेल्फ पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर फंडामेंटल कैटेगरीज पीएमईएसटी में ई का क्या मीनिंग है। पीएमईएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया किसने था, तो दिया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग हर एक एक्रोनिम बनाता है, जिसमें पी फॉर पर्सनैलिटी, एम फॉर मैटर, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर स्पेस, टी फॉर टाइम। और इनके कनेक्टिंग सिंबल भी हर बार पूछे जाते हैं। तो ई का मीनिंग यहाँ है एनर्जी, तो राइट आंसर होगा आपका एनर्जी। देन कनेक्टिंग सिंबल मैटर फैसेट के लिए क्या होगा। तो पीएमईएसटी में पी का जो कनेक्टिंग सिंबल है कोमा, देन सेमीकोलन। मैटर का आंसर आ जाएगा इसमें सेमीकोलन। देन ई फॉर एनर्जी का कोलन होगा, और एस के लिए हम यूज करेंगे पीएमएसटी कोमा सेमीकोलन डॉट, और टी के लिए इन्वर्टेड कोमा। फिर पूछा गया है जो स्मॉल लाइब्रेरीज होती है उनमें सब्जेक्ट हेडिंग यानी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरी जो बात की गई है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की, वो फर्स्ट कब पब्लिश की गई थी। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और दूसरा था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जिसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग चूंकि सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो इस वर्ल्ड की है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उससे बिलोंग करती है, उसी का ही जो एवरेज एडिशन है वो कहलाता है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसका यूज हम स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए करते हैं।
जिसको कि मिनी सीएस के द्वारा एक तरीके से डेवलप किया गया था 1923 में। तो इसको आप देख सकते हैं। द नेम ऑफ द पर्सनल ऑथर विल एंटर इनटू द फील्ड टैग। ये मार्क टैग के अंदर हम पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर 100 हो सकता है, या 1 एक तरीके से क्रॉस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए कवर नहीं किया था, तो इसको आप थोड़ा स्किप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा टफ है, केवल रटना ही होगा। यदि आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको देख भी सकते हैं। देन रेफरेंस सर्विसेज किसके द्वारा कब फॉर्मुलेट की गई थी? तो 1876 में इसको रेफरेंस सर्विसेज को एक तरीके से फॉर्मुलेट किया गया था। इसको फॉर्मुलेट करने वाले व्यक्ति थे एसएस ग्रीन, सैमुअल स्वेट ग्रीन। ये रेफरेंस सर्विसेज को फॉर्मुलेट किया गया था। ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआई। ये किसने दिया था? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। दोनों ही प्रश्न इस मामले में फेवरेट है। रेफरेंस सर्विस दिया था एसएस ग्रीन के द्वारा, और एसडीआई दिया गया था एचपी लुहान के द्वारा। ठीक है। इसको हेंस पीटर लुहान भी हम कह सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप याद करिए अच्छे से। देन प्रश्न पूछा गया सीएस क्या है? सीएस की फुल फॉर्म तो मैंने पहले ही बताया था, करंट अवेयरनेस सर्विसेज। और दूसरी तरफ एसडीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एसडीआई की फुल फॉर्म है आपके लिए सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि एक प्रश्न इसमें से ये भी पूछा जाता है कि प्रोफाइल बनाने का काम, यूजर प्रोफाइल और जो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल है, उनको बनाने का काम इनमें से किसमें किया जाता है? तो एसडीआई के अंतर्गत हम यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, जो बताता है आपको पूछा गया है भी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या है? रेफरेंस सर्विसेज आर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड बुक बाई पर्सनल सर्विसेज। कहने का मीनिंग ये है, एक लाइब्रेरियन के द्वारा रीडर और बुक के बीच में जो पर्सनल कॉन्टैक्ट करवाया जाता है, वो रेफरेंस सर्विस कहलाता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये डेफिनेशन हमारे लिए दी गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। और रेफरेंस सर्विस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आप यहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। यानी रेफरेंस सर्विस एक तरीके से रीडर एंड बुक के बीच में पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा, पर्सनल हेल्प के द्वारा लाइब्रेरियन जब करता है, तो ये जो हेल्प है हमारे लिए लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस कहलाती है। फिर पूछा गया है लाइब्रेरी सर्विसेज मीन लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइडेड यूजिंग द इंटरनेट एज ए मीडियम एंड लाइब्रेरी वेबसाइट एज ए गेटवे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी लाइब्रेरी की ऐसी सेवाएं जब इंटरनेट या फिर वेब बेस्ड सर्विसेज के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारे लिए कहलाती है वेब बेस्ड। क्योंकि ट्रेडिशनल में तो इंटरनेट की कोई यूज ही नहीं था। रिस्पॉन्सिव सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें हम डायरेक्टली लाइब्रेरियन से कोई रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं, और उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक्टिव सर्विसेज एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइब्रेरियन के एंड से ये होती है हमारे लिए एंटीसिपेटरी सर्विसेज। तो ये भी यहाँ आंसर नहीं होगा, इसका एक्चुअल आंसर होगा वेब बेस्ड। फिर एक पूछा गया मेडलर्स बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस कब क्रिएट किया गया था? तो आप इसको याद कर सकते हैं 1963 में इस डाटाबेस को तैयार किया गया था। ये भी एक तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन था। आप रटने को इसको केवल रट के देख सकते हैं। फिर ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म बहुत बार बता रखी है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया है टॉपिक और सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्म्स वेयर मैसेज आर कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल्स नोन एज। तो ऐसे टॉपिक और सब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्म्स जो ओपन होते हैं, जहाँ पर मैसेज का कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से किया जाता है, तो इनको लिस्ट सर्व्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर इसमें आपने इन 6 में से कोई 5 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। तो पहला, लाइनेक्स किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? तो हम जानते हैं लाइनेक्स सॉफ्टवेयर 3 तरीके के हमने पढ़े थे। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो इसमें भी हम देखेंगे लाइनेक्स एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्डवेयर डिवाइस में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, और इसका काम होता है हार्डवेयर और उसके जितने भी पेरिफेरल्स है उनमें आपस में संबंध बनाए, उसको एक्टिवली इंगेज करके रखे। और ये सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर डिवाइस को शुरू करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, आईओएस और एंड्रॉयड। फिर पूछा गया ए प्रोग्राम वेयर कंट्रोल द ओवरऑल इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ ए लाइब्रेरी सिस्टम इज कॉल्ड।
मतलब ऐसा कौन-सा इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रेट ऑपरेशन है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ये हमारे लिए कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? देन कोहा एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? अभी पिछली वीडियो में ही करवाया था। कोहा एग्जांपल है हमारे लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, जो कि एक तरीके से डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? कटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा। और इसका जो लाइसेंस है वो सबके लिए ओपन टू ऑल रहता है। कोई भी इसमें एडिटिंग कर सकता है, कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो भी कर सकते हैं। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है, ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? ये एग्जांपल हो गया हमारे लिए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का, जिसे हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, क्योंकि इसके लिए हमने एक पेमेंट करनी होती है। लाइसेंस कोड इसका हम कह सकते हैं अभी ओपन टू ऑल नहीं होता। और इसको बनाया गया था एनआईसी के द्वारा। कोहा को बनाया गया था कटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा। देन पूछा गया है कोहा सॉफ्टवेयर फर्स्ट कब रिलीज किया गया? तो कोहा सॉफ्टवेयर फर्स्टली रिलीज किया गया था आपके लिए सन 2000 में। और दूसरी तरफ ई ग्रंथालय बनाया गया, कोहा बनाया गया था सन 2000 में, ई ग्रंथालय बनाया गया था 2003 में। फिर प्रश्न पूछा गया है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाया गया। तो कोहा यूजेस किस तरीके का डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये यूज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा माई एसक्यूएल। और दूसरी तरफ ई ग्रंथालय में यूज होता है पोस्टग्रेल एसक्यूएल। तो आप इनको याद रख सकते हैं। कोहा में यूज किया जाता है माई एसक्यूएल, और दूसरी तरफ ई ग्रंथालय की पोस्टग्रे एसक्यूएल एक तरीके से क्वेरी लैंग्वेज है ये, उनका यूज करते हुए हम चलते हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जेड 39.50 क्या है? ये एक्चुअल में आप इसको याद ही रख लीजिए, ये एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब हम कैटलॉग या फिर लाइब्रेरी का जो बैकएंड पे रिकॉर्ड तैयार किया जाता है या आपस में शेयर करने के लिए, इसको किसी दूसरी डिवाइस में एक्टिवली इंगेज करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जेड 39.50। द वर्ल्ड कम्युनिकेशन किस लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है? तो कम्युनिकेशन बना है आपकी कम्युनिसिस से, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर समथिंग या टू मेक इट कॉमन। किसी चीज़ को कॉमन बना देना, या फिर किसी चीज़ को एक तरीके से शेयर करना। कम्युनिकेशन में होता क्या है? इंफॉर्मेशन हम किसी एक से दूसरी जगह शेयर करते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, वन हु कम्युनिकेट्स, जो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जनरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। रिसीवर किसे कहते हैं? जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसे रिसीवर बोल सकते हैं। दूसरा ऑडियंस भी बोल सकते हैं। तीसरा मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन पास की गई है उस इंफॉर्मेशन को मैसेज कहेंगे। जिस मीडियम या जिस माध्यम से पास की गई है उसे हम चैनल कहेंगे, ठीक है? ए प्रोसेस इन विच सिंबल, साइन, गेस्चर तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन प्रोसेस है? तो ये हमारे लिए एक तरीके से सिंबल, साइन, चूंकि हम इसमें वोकल कोड्स का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है? ना इसमें रिटन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यदि इसमें राइटिंग्स होती तो कहीं ना कहीं हम वर्बल नॉन वर्बल में कंफ्यूज हो सकते थे। चूंकि साइन, सिंबल और गेस्चर का ही यूज किया जाता है, तो ये एग्जांपल होगा हमारे लिए नॉन वोकल कम्युनिकेशन, जिसमें हम हमारी वोकल कोड्स का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? तो सबसे पहला एलिमेंट सोर्स, फिर मैसेज, मैसेज के बाद में इनकोडिंग डिकोडिंग, लास्ट में रिसीवर। और कहने का मीनिंग ये है, और एक पार्ट इसका नॉइज भी हो सकता है। तो इंटरनेट इसमें कोई एक इनका मॉडल का पार्ट नहीं होगा। फिर कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ कम्युनिकेशन के एलिमेंट ना नेक्स्ट क्वेश्चन में दे भी रखे हैं इन्होंने। तो सबसे पहला सोर्स या कम्युनिकेटर या इंफॉर्मेशन जनरेटर होगा, ये मैसेज पास करेगा, उसकी इनकोडिंग या डिकोडिंग होगी। देन चैनल, चैनल के बाद में क्या आएगा यहाँ आपने फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ इनकोडर या डिकोडर आएगा। यदि यहाँ इनकोडर है तो यहाँ डिकोडर आएगा, यहाँ डिकोडर है तो यहाँ इनकोडर आएगा। देन मैसेज अगेन जो आगे रिसीव होगा ऑडियंस या फिर रिसीवर को। तो यहाँ से आपका कम्युनिकेशन मॉडल भी प्रिपेयर हो गया कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। इनमें एक और एलिमेंट जो मिसिंग दिखा रखा है वो नॉइज भी हो सकता है, जो एक तरीके से इस कम्युनिकेशन के सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हर्डल या फिर बाधा उत्पन्न करता है।
अगेन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 10 मार्क्स के फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन 10 में से किन्हीं 3 को आपने अटेम्प्ट करना है। तो उनको आप किसी दूसरे वीडियो से कवर कर ही सकते हैं, जो मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट 4 फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन सिस्टम। एक्विजिशन सिस्टम के कोई 4 फंक्शन लिखिए। एक्विजिशन सेक्शन के बारे में मैंने अभी बताया था, तो उससे रिलेटेड 4 सेक्शन हो सकते हैं। जैसे एक्विजिशन पॉलिसीज हम बना सकते हैं इसी में, और किस किस तरीके से, किस मेथड से हमें एक्विजिशन करना है, परचेज से करना है, गिफ्ट एंड डोनेशन से करना है, या फिर एक्सचेंज से करना है, ये इसके अंदर ले सकते हैं। देन एक्विजिशन करने के बाद में उस बुक्स की एक्सेशनिंग कर सकते हैं, वो भी इसका एक प्रोसीजर है। और एक्सेशनिंग हो जाने के बाद में इन बुक्स को आगे बाइंडिंग या फिर टेक्निकल सेक्शन में हम रेफर कर सकते हैं। और जैसे ही सील ऑफ एक्सेशनिंग इन डॉक्यूमेंट पे, बुक्स पे लगेगी, तो ये प्रोसेसिंग हमारी कहीं ना कहीं कंप्लीट होगी और वो बुक्स हमारी लाइब्रेरी की ओनरशिप के अंतर्गत आ जाएगी। और लास्ट में एक्सेशनिंग करने के बाद बिल की जो प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं। बिल को आगे फर्दर रेफर कर दिया जाता है एडमिन सेक्शन में, जहाँ से उस बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया है, इन द कॉलम क्लासिफिकेशन लिटरेचर क्लास हैज लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी फैसेट, व्हाट P1 P2 P3 एंड P4 है। कोलन क्लासिफिकेशन में जो लिटरेचर है वो अपने आप में एक अलग क्लास है। इसमें देखा ये गया है PMEST में से, इसमें मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम मिसिंग रहता है। केवल पर्सनैलिटी ही की ही 4 क्लासेस बनाई गई हैं। पर्सनैलिटी के ही आगे 4 इसमें फैसेट क्रिएट किए गए हैं, जिनको P1 P2 P3 P4 कहा जाता है। ये चारों आप याद कर सकते हैं। P1 यहाँ लैंग्वेज, P2 फॉरम, P3 ऑथर और P4 वर्क को इंडिकेट करता है। यानी P1 P2 P3 4 लैंग्वेज, फॉरम, ऑथर और वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन में भेद पूछा जाता है, और यहाँ मेरे ख्याल से मैंने ये पहली बार देखा है कि इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया हो। नॉर्मली प्रैक्टिकल में जब आपके पास कॉलम क्लासिफिकेशन की हैंडबुक अवेलेबल रहती है, तब इसको आप इजीली देख सकते हैं। तो वरना याद कर लीजिए, P1 फोर मतलब आप लिख लीजिए, P1 P2 P3 P4 इंडिकेट करता है पहला लैंग्वेज, दूसरा फॉरम, तीसरा ऑथर, द फोर्थ वन इज वो वर्क। फिर आगे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिव सर्विसेज और एंटीसिपेटरी सर्विसेज। ये एक तरीके से आपके लिए रेफरेंस सर्विसेज का ही एग्जांपल है। रिस्पॉन्सिव सर्विसेज जिसमें हमें रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, हमें मतलब रीडर को लाइब्रेरी से कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तब रिस्पॉन्सिव सर्विसेज। एंटीसिपेटरी सर्विसेज ये लाइब्रेरियन के एंड से एक्टिव सर्विसेज कहलाती है, जिसमें लाइब्रेरियन को अपने एंटीसिपेशन यानी अनुमान के आधार पे अपने डॉक्यूमेंट्स या सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी होती है। रिस्पॉन्सिव सर्विसेज में हम देख सकते हैं बुक्स को इशू करना, रिटर्न करना, इंटर लाइब्रेरी लोन इसी के अंतर्गत आ जाता है। और ऐसी जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें उसका सामना रीडर के साथ में होता है, वो सारी सर्विसेज रिस्पॉन्सिव सर्विसेज का एग्जाम्पल है। एंटिसिपेटरी सर्विसेज का एग्जाम्पल हो सकती है हमारे लिए CAS, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसी के साथ ही इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। फिर सब्जेक्ट गेटवे क्या है, इसके कोई 2 एग्जांपल बताएं। सब्जेक्ट गेटवे एक्चुअल में एक तरीके से एग्जांपल हो सकता है, तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के ही इर्द गिर्द लिखा गया एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल या ऑनलाइन गेटवे, जिससे हम उस सब्जेक्ट के अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें गेन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके लिए IPL, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, और दूसरा इन्फोपोड। इन्फोपोड जो एक तरीके से बनाया गया है इन्फेबिलिट के द्वारा। फिर पूछा गया है, नॉन वोकल कम्युनिकेशन एंड वोकल कम्युनिकेशन में आप डिफरेंस क्रिएट करें, और उनके एग्जांपल भी आप बता सकते हैं। वोकल कम्युनिकेशन, इसमें मनुष्य की वोकल कोड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें हम बोल करके या शाउटिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन वोकल कम्युनिकेशन में वोकल कोड्स का यूज़ नहीं किया जाता, यानी ह्यूमन साउंड या फिर कोई अदर साउंड क्रिएट नहीं होती। इसमें हम गेस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हाथ के इशारों से या फेशियल एक्सप्रेशन से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फिर बाइंडिंग के 3 टाइप्स बताने हैं। तो बाइंडिंग के टाइप्स मैंने पिछली वीडियो में ही कवर किए थे, जिसमें था आपका फुल लेदर बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग, हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, हार्ड कवर और सॉफ्ट कवर। ये सारी बाइंडिंग के टाइप थी, और एक लेटेस्ट स्पाइरल बाइंडिंग भी आप इसमें ले सकते हैं।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फंडामेंटल कैटेगरीज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में से आपको फंडामेंटल कैटेगरीज फाइंड करनी है। तो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज थी जिसको हम इंडिकेट करते हैं PMEST के द्वारा। तो इसी में ही डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। E फॉर पर्सनैलिटी, M माने मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। डॉक्टर SR रंगनाथन ने एक मेथड और बताया था जिसे मेथड ऑफ रेजिड्यू कहा जाता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि पर्सनैलिटी मोस्ट कंक्रीट इसमें फैक्टर होगा, फंडामेंटल कैटेगरी होगी जिसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा था रेस्ट को आप फाइंड कर लीजिए, लास्ट से फाइंड करते हुए चलेंगे, और देन जो लास्ट में रह जाएगा वो हमारे लिए एक तरीके से पर्सनैलिटी फैसेट का काम करेगा। तो इसमें हम देखते हैं 1995, ये हमारे लिए होगा PMEST में टाइम। इंडिया यहाँ काम करेगा स्पेस के तौर पे, और फीडिंग चूंकि एक तरीके से प्रोसीजर है, तो जितने भी प्रोसीजर हैं, एक्टिविटी हैं, उनको हम एनर्जी फैसेट या फिर फंडामेंटल कैटेगरी के रूप में काउंट कर सकते हैं। मैटर हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, और पर्सनैलिटी होगी ही होगी, अभी तक हमें पर्सनैलिटी नहीं मिली है, तो हम कैटल को एक तरीके से पर्सनैलिटी के रूप पे यहाँ स्थापित कर सकते हैं। फिर राइट 3 फीचर्स ऑफ फेसबुक, मेरे ख्याल से इसमें बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से फेसबुक इतना इम्पोर्टेंट होगा भी नहीं। यदि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो लिंक्डइन या फिर ट्विटर, जो प्रेजेंट में एक्स है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है, तो आप उन पे थोड़ा अधिक फोकस कर सकते हैं। फिर जॉब एनालिसिस और जॉब इवेल्यूएशन क्या है, इनके बारे में डिफरेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट पूछा गया 8 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पीरियोडिकल सेक्शन। पीरियोडिकल सेक्शन एक्चुअल में ही सीरियल कंट्रोल सेक्शन का दूसरा नाम है। तो इसके 8 काम आपने बताने हैं, तो आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं इसके बारे में। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन फॉर। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने टोटल 9 स्टेप बताए थे, स्टेप 0 से लेकर के स्टेप 8। उन सभी 8 या 9 स्टेप को, 9 के स्टेप को आप नाम लिख करके, यदि कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो उन एग्जाम्पल के साथ में आप उनको बता सकते हैं। जिसमें पहला स्टेप था रो टाइटल, और लास्ट स्टेप था वेरिफिकेशन ऑफ अबव, यानी ऊपर तक जो हम वेरिफिकेशन करते आए हैं उनके बारे में आपने लिखना था। फिर इससे अगला प्रश्न करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में पूछा गया है। इसकी 2 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में आपने बताना है। और लास्ट में कोहा का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग एंड रनिंग कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि कोहा के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि कोहा अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है, इसके लिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि लाइनक्स होगा। और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इन्हीं की वेबसाइट कोहा कम्युनिटी पे इसको, सॉफ्टवेयर को दिया गया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टोटल 86-87 मार्क्स के पेपर में से यदि केवल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर देखें तो 71 मार्क्स में से हम लोगों ने लगभग लगभग मोर देन 60 मार्क्स का पेपर कवर कर लिया है। तो जो भी वीडियोस अभी तक आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर की है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है। आप इनको आगे फर्दर देख सकते हैं। धन्यवाद।